नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी नर्सिंग के क्लब के ऑनलाइन सेक्शन में। आज हम होम हेल्थ एड के चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे, जो है चिकित्सा कचरा प्रबंधन। एक कारखाने हॉस्पिटल में जो कचरा निकलता है उसको कैसे प्रबंधन किया जाता है, किस प्रकार उनको रखा जाता है, एक होम हेल्थ को किस प्रकार उन कचरे का डस्टबिन का तैयार करना होता है, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। कार्यसूची पहला है परिचय, जो स्लाइड नंबर 4 पर हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा है जैविक चिकित्सा कचरा सूची, जो स्लाइड नंबर 5 से 6 के बीच में हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा है रंगों के कोड कंटेनर के प्रकार की सूची, जो स्लाइड नंबर 7 पर हम लोग पढ़ेंगे। चौथा है रंगों के कोड और कंटेनर के प्रकार से कचरे का निदान कैसे किया जाता है, जो स्लाइड नंबर 8 पर हम लोग पढ़ेंगे। पांचवा है जैव चिकित्सा अपशिष्ट का पृथक्करण कैसे किया जाता है, इनको स्लाइड नंबर 9 से 23 के बीच में हम लोग पढ़ेंगे। छठा है स्वास्थ्य कर्मियों की सेहत को खतरा कैसे हो सकता है, इनसे स्लाइड नंबर 25 पर हम लोग पढ़ेंगे। परिचय, जब आप अस्पताल में कार्य कर रहे हो, वहां से निकले हुए कचरा जो भी है, नीडल वगैरह, सिरिंज या मरीज ने जो खाना खाया उसका कचरा बना, उनको अलग अलग पात्र में डालना ही इसका परिचय उद्देश्य होता है। अब इसकी विस्तृत हम जानेंगे कि ये कचरा बायोमेडिकल वेस्ट कैसे बना, कैसे बायोमेडिकल वेस्ट का निदान हुआ, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। परिभाषा, भारत के बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन हैंडलिंग नियम 1998 के अनुसार कोई भी अपशिष्ट जो मनुष्य या जानवरों के निदान, उपचार या टीकाकरण के दौरान या अनुसंधान गतिविधियों से संबंधित या जैविक उत्पादन या प्रेक्षण में उत्पन्न होता है, उस जैविक चिकित्सा कचरा कहते हैं। परिभाषा वो होती है जिसमें मनुष्यों या जानवरों के निदान के बाद जो होता है, जैसे उपचार किया उससे निकली हुई प्रोडक्ट या टीकाकरण के दौरान जो बची हुई वेपर है मेडिसिन के, उनको या जो कारखानों से निकला हुआ कचरा जैविक कचरा है, उनके उत्पादन में निकली हुई उन चीजों को एक जैविक कचरा का नाम दिया गया है। अस्पताल बायोमेडिकल वेस्ट उत्पादन का मुख्य स्रोत है तथा इसका मात्रा और प्रकार हर वर्ष बढ़ रही है। अस्पताल जो बायोमेडिकल वेस्ट उत्पादन है उसका मुख्य स्रोत होता है, BMW जिसे हम कहते हैं शॉर्ट में। इसके मात्रा जितनी बड़ी है, ये हर वर्ष बढ़ता जा रहा है कचरा। अब इसको बायोमेट्रिक को कैसे इसका उपयोग करते हैं, कैसे रूपांतरण किया जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे। यह बायोमेडिकल वेस्ट रोगियों और कर्मियों के लिए जोखिम के अलावा सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए भी खतरा है। अगर जो जैविक कचरा है ये बढ़ता रहा तो आने वाले कुछ समय में सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकता है और ये पर्यावरण का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। अपशिष्ट प्रबंधन के दौरान खासकर सुई, सिरिंज और दस्तानों को हम सही तरीके से निपटना होता है, क्योंकि अधिकांश इन्फेक्शन इन्हीं सामग्रियों से होता है। इस अध्याय में बताया जा रहा है कि अस्पताल में मौजूद खतरनाक कचरों को किस तरह से सही तरीके से निदान करेंगे। जो भी अस्पताल में यूज किया गया है, सुई, सिरिंज या दस्ताने, इनको सही प्रॉपर तरीके से अगर नहीं रखा गया तो इनसे हमें क्या हो सकता है, स्वयं को इन्फेक्शन भी हो सकता है, मरीज को भी इन्फेक्शन बढ़ सकता है। इसके निदान के लिए कचरे का जो पात्र है उसमें ही डालना चाहिए। अब जैविक चिकित्सा कचरा सूची क्या होती है, किस श्रेणी में कौन सा कचरा डाला जाता है, जो कचरा प्रोडक्ट निकलता है वो किस किस प्रकार निदान किया जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे। कचरा की श्रेणियां होती है, कचरा के प्रकार क्या है और उपचार या निदान का विकल्प क्या हो सकता है, इसके बारे में हम जानेंगे। श्रेणी फर्स्ट में जो मानव शरीर अपशिष्ट पदार्थ है, मानव एनाटॉमिकल पार्ट जो निकलते हैं, उन्हें हम क्या करते हैं, मरीज का जो भी एनाटॉमिकल पार्ट हो, जैसे पैर हुआ, पैर रिमूव किया जाता है उसको, या शरीर में जो टिश्यू है उनको निकालने पर इनको क्या किया जाता है, तो जलाया जाता है या इनका दफना दिया जाता है ताकि इससे फैले नहीं। दूसरा है श्रेणी नंबर 2, जो जानवरों का अपशिष्ट, जो जानवर मर जाते हैं उनको भी हम क्या करते हैं, या तो जला देते हैं या दफना देते हैं। श्रेणी तीसरी माइक्रोबायोलॉजी या माइक्रोटेक्नोलॉजी अपशिष्ट, जो अपशिष्ट पदार्थ माइक्रोबायोलॉजी जो लैब में इनकी इन्वेस्टिगेशन होती है, जैसे मरीज के किसी ऑर्गन की अगर जांच हो जाती है, जांच होने के बाद में जो बेस्ट प्रोडक्ट रह जाता है
उनको हम क्या करते हैं, या तो उनको जला दे कर नष्ट करते हैं, या ऑटोक्लेविंग करते हैं, या माइक्रोवेविंग करना पड़ता है। इक्विपमेंट्स भी हो सकते हैं, इक्विपमेंट्स में कुछ एनाटॉमिकल पार्ट लग जाते हैं, उनको हम डिस्ट्रॉय इस प्रकार कर सकते हैं। श्रेणी 4 न्यूक्लियर अपशिष्ट। न्यूक्लियर अपशिष्ट जैसे आपका अस्पताल में हुआ, नीडल हुई या आपकी ब्लेड हुई, उनको किस प्रकार नष्ट किया जाता है, या तो जलाकर नष्ट करना है, या ऑटोक्लेविंग कर सकते हैं, या माइक्रोवेविंग करना होता है। इस प्रकार से हम उसका निदान कर सकते हैं। श्रेणी 5 फेंकी गई या एक्सपायर दवाई अपशिष्ट। जो दवाइयां फेंक दी जाती है या एक्सपायर हो गई है, उनको हमें फेंकना नहीं है, और क्या करना है, उनको दफनाना है। दफना के डाल देना है, किसी एक जगह ले जाके वहां पे दफना देते हैं, ताकि उनका दोबारा उपयोग कोई कर नहीं सके। श्रेणी 6 ठोस अपशिष्ट जैसे कॉटन या प्लास्टर। जो ठोस अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जैसे कॉटन हुआ या प्लास्टर, जो आपने मरीज के बांध रखा है, वो प्लास्टर अनुपयोगी है, तो हमको उसको कैसे निदान करना है, जलाकर नष्ट कर दे सकते हैं, या ऑटोक्लेविंग कर सकते हैं, या माइक्रोवेविंग करना, ये हो सकता है। श्रेणी 7 ठोस अपशिष्ट पदार्थ जैसे प्लास्टिक जो होती है यूज में लेते हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, रासायनिक पदार्थ द्वारा नष्ट करना है। ये जो भी रासायनिक पदार्थ, उसे हम प्लास्टिक को नष्ट कर सकते हैं। श्रेणी 8 तरल अपशिष्ट पदार्थ जो रासायनिक उपचार के जरिए नष्ट किया जा सकता है। जो अभी मैंने बताया प्लास्टिक, वैसे ही तरल पदार्थ को भी हम रासायनिक उपचार के द्वारा नष्ट कर सकते हैं। श्रेणी 9 भस्म यानी राख कचरा। जो कचरा होता है उसको हम किस प्रकार निदान कर सकते हैं, निगम के जरिए चिन्हित जमीनों पर उसका निदान किया जा सकता है। जो चिन्हित जगह है, सरकार द्वारा जो चिन्हित की गई है कि ये कचरा जो भी निकला है, राख वगैरह या जो मिट्टी घर का कचरा हुआ, या कारखानों में जो कचरा निकला है, उनको कहाँ एक प्रॉपर तरीके एक जगह डाला जाए, ताकि ये वहां प्रॉपर सेपरेट रहे और कहीं इन्फेक्शन नहीं फैलाए और चारों तरफ फैले नहीं। श्रेणी 10 रासायनिक कचरा। रासायनिक कचरा पदार्थ को नालों में निदान करना है। रासायनिक प्रोडक्ट है कारखानों से निकलती है, उनको हम क्या कर सकते हैं, नालों में या नहरों में छोड़ देते हैं, ताकि वो बहके और उसको नष्ट हो सके। अब रंग के कोड और कंटेनर के प्रकार की सूची। जो कलर होते हैं अस्पताल में बायोमेडिकल वेस्ट के, वो कौन कौन से कंटेनर के होते हैं और उनको किस प्रकार निदान किया जाता है, उन कचरे को किस प्रकार उनमें डाला जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे। जो येलो कलर है, पीला कलर है, जो प्लास्टिक बैग होता है, उसमें कौन सा कचरा डाला जाता है, 1, 2, 3 और 6 नंबर का जो कचरा मैंने बताया है वो डाला जाता है। जलाकर नष्ट करना होता है। इनको क्या करते हैं, हम जलाकर नष्ट करते हैं। 1, 2 कचरा वो होता है जिसमें आपका एनाटोमिकल ऑर्गन हुआ या आपका प्लास्टर हुआ, ये चीजें किस में डाले जाते हैं, पीले वाले रंग में। दूसरा है लाल असंक्रमित डिब्बा प्लास्टिक बैग, ये लाल रंग का होता है। जो असंक्रमित डिब्बा होता है या प्लास्टिक बैग होता है, उनको हम डालते हैं इसमें, जैसे आपका ग्लव्स हुआ, ऐसी प्लास्टिक चीजें जो भी है वो डाली जाती है। बोतल हुई, ये आप किसमें डाल सकते हो, लाल रंग की कचरे में। और इसको क्या कर सकते हैं हम, ऑटोक्लेविंग भी कर सकते हैं, माइक्रोवेविंग रासायनिक उपचार भी कर सकते हैं इसका। तीसरा है नीला सफेद पारदर्शी। नीले में हम क्या डाल सकते हैं, प्लास्टिक बैग पैक्चर कंटेनर जो होता है उसको बोलते हैं हम, जो नीला कचरे में डालते हैं। इसमें हम क्या डाल सकते हैं, नीडल हुई, आपकी नीडल वगैरह, या आपका न्यूक्ली जो भी चीजें हैं, हम उसमें किसमें डाल सकते हैं, नीले वाले में डाल सकते हैं। और उसको हम उपचार प्रक्रिया कैसे कर सकते हैं, इसका ऑटोक्लेविंग करना, माइक्रोवेविंग करना, या रासायनिक उपचार के द्वारा हम इसको ऑटोक्लेव कर सकते हैं। लास्ट है काला ब्लैक, जिसे हम बोलते हैं, ये प्लास्टिक बैग होता है। इसमें क्या डालते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, जैसे मरीज ने खाना खाया, खाना खाने के बाद बचा हुआ खाना किस में डाल सकते हैं हम, काला ब्लैक जो होता है उस बाल्टी में हम इसको डाल सकते हैं। सुरक्षित जगह निपटाना, अब हमें कहाँ पे इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जहाँ सुरक्षित जगह है, जहाँ पे कोई मरीज के अस्पताल के आसपास नहीं हो, या कोई जानवर वहां जाके उस चीज को खा नहीं सके, ऐसी जगह हम इनको डाल सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया, अब उस प्रकार ये कोड सेक्शन बताए हैं। पहला येलो बैग, इनमें क्या क्या डाल सकते हैं हम, इन्फेक्शन वेस्ट बैंडेज हुई, आपकी गोजेज हुई,
कॉटन हुई या एनी और थिंग जो भी कंटेन है, आपके बॉडी फ्लूइड हुआ या ह्यूमन बॉडी पार्ट हुए, ये सब इसमें डाल सकते हैं अपन येलो कलर में। दूसरा है रेड बैग में, इसमें प्लास्टिक वेस्ट डाल सकते हैं, सच है जे कैथेटर हुआ, आपका इंजेक्शन हुआ, सिरिंज हुई, ट्यूबिंग हुई, आईवी बोतल हुई, ये हम किस में डाल सकते हैं, रेड वाले बैग में। ब्लू वाले बैग में क्या आएगा, ऑल टाइप ऑफ ग्लासेस, बोतल एंड ब्रोकन ग्लासेस, आर्टिकल्स, आउटर अटेंड ऑफ डिस्कार्ड ऑफ मेडिसिन, जो आपने नीडल यूज की है वो नीडल हम ब्लू में डाल सकते हैं। और ब्लैक कंटेनर में क्या आएगा, ब्लैक कंटेनर में जो व्यक्ति के द्वारा खाना खाया गया है वो उसमें डाला जाता है। जैविक चिकित्सा अपशिष्ट का पृथक्करण, अब कैसे आपको पृथक्करण करना है, इनको कैसे अलग अलग प्रकार में डाल सकते हैं। पहला चरण है जैव चिकित्सा अपशिष्ट के संग्रहण के लिए कंटेनर को चिन्हित करके अस्पताल के प्रत्येक भाग में रखना चाहिए। जिस प्रकार मैंने अभी बताया 4 कंटेनर, पीला, लाल, नीला और काला, उन कंटेनरों को हर प्रत्येक वार्ड में रखना है ताकि जो भी कचरा आपने उपलब्ध हुआ है उसको हम अलग अलग कंटेनर में डाल सकें। कचरे का डब्बा या थैली को खतरे के चिन्ह के साथ रखें। आप जो भी चीज रख रहे हो उसके या दीवार पे या बाल्टी के ऊपर खतरे का निशान बना दे, जो बायोमेडिकल वेस्ट का होता है वो निशान बनाना है। जो भी अस्पताल में कचरा उत्पन्न होता है उसे रंगों के अनुसार रखें, डिब्बों के अनुसार ही कचरे को डालकर इकट्ठा करें। जो भी मैंने बताया अभी आपको, जो भी डिब्बा है उसको कंटेनर में वो कचरा उसमें डालना है। कचरे का पृथक्करण रंगों के अनुसार रखे गए डिब्बों के अनुसार ही करें। जो भी आप कंटेनर में कचरा डाल रहे हो उनको आपको प्रदर्शित चीज को आना चाहिए। चरण दूसरा, भंडारण। जैव चिकित्सा अपशिष्ट का संग्रहण अच्छी तरह से हो और कंटेनरों में जाए तो अलग अलग कचरे की श्रेणियों की पहचान आसानी हो जाती है। जैसे आपने कचरे को अलग अलग डाला और उनका भंडारण किया तो हम लोग जान सकते हैं इससे कि ये कचरा किस पात्र का है या ये कचरा किस में डाला गया है। इसका एक भंडारण हो जाएगा। अब अगला है भंडारण के दौरान सभी कंटेनर पर लेब लगाया जाना चाहिए ताकि भंडारण रूम में स्पष्ट रूप से दिखे। जैसे आपने बाल्टी भर गई, उसका भंडारण आपने दूसरे में डाला है तो आप उस पर लेब चिपका के दे सकते हो कि इसमें ये कचरा डाला गया है। लाल रंग के कंटेनर में किस प्रकार का कचरा डाला जाता है, क्या क्या डाला जाता है लाल कंटेनर में, जैसे अभी मैंने बताया, नीडल डाल सकते हैं क्या, एम्पुल डाल सकते हैं क्या, ब्लेडेस डाल सकते हैं या संक्रमित प्लास्टिक डाल सकते हैं। लाल रंग में कौन सा आता है, प्लास्टिक बैग जो भी होता है आपका, ग्लव्स हुआ, बोतल हुई, ये हम किस में डाल सकते हैं, लाल रंग के। तो आपका आंसर कौन सा सही है, संक्रमित प्लास्टिक, इसमें हम डाल सकते हैं। चरण तीसरा, परिवहन चालकों और आम लोगों को इन अपशिष्ट पदार्थों के संपर्क से बचाने के लिए विशेष तरह के वाहन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मतलब जो ये कचरा लेके जा रहे हैं उनको भी एक इन्फेक्शन से बचाने के लिए एक वाहन है, उसका अच्छी तरह प्रॉपर तरीके से ढक्कन लगा होना चाहिए ताकि ये कचरा है इससे निकला हुआ संक्रमण किसी को फैले नहीं, लगे नहीं। इससे बचने के लिए अच्छी तरह प्रॉपर करना चाहिए। परिवहन कंटेनर को सही से बंद करना चाहिए। जो भी कंटेनर लेके जा रहा है, परिवहन का कंटेनर है, उसको अच्छी तरह से बंद करना है। दुर्घटना के दौरान किस तरह से चरण का उपयोग किया जाता है, इसके लिए ड्राइवर को भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। जब ये कचरा लेके जा रहे हैं, कहीं रास्ते में उसके साथ कोई दुर्घटना हो गई या एक्सीडेंट हो गया है, वहां से कचरा बिखर जाता है, तो उस चीज का ड्राइवर को इस चीज को प्रशिक्षण देना चाहिए कि ऐसी जगह पे आपको क्या करना है, कैसे इसका प्रावधान करना है कचरे का, इस चीज के बारे में उन्हें अवलोकन कराना चाहिए। चरण 4, व्यक्तिगत सुरक्षा और उसके उपकरण। अब क्या क्या आप जब कचरे का प्रावधान कर रहे हो तो क्या क्या सुविधा होनी चाहिए उसके पास, ताकि उससे इन्फेक्शन फैले नहीं, आपको भी और परिवहन चालक को भी। सभी सफाई कर्मियों के लिए अपशिष्ट कचरा उठाते वक्त सुरक्षात्मक उपकरण व दस्ताने के इस्तेमाल को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। जो भी उस कचरे को उठा रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट को, BMW को, कचरे को, तो उसे दस्ताने पहनने चाहिए। जिस प्रकार आपको बताया गया ऐसे दस्ताने होने चाहिए ताकि उससे इन्फेक्शन अंदर नहीं जाए और नीडले चुभे नहीं,
ऐसे कंटेनर के लिए ऐसे ग्लव्स की जरूरत होती है। दस्ताने ग्लव्स अपशिष्ट कचरे से निपटने के लिए रबड़ के दस्ताने का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये कैसे दस्ताने होते हैं? रबड़ के बने होने चाहिए जिससे आपको उपयोग में ले सकते हैं। दस्ताने क्यों पहने जाते हैं? अब अपना क्वेश्चन है, अपने दस्ताने क्यों पहने जाते हैं बताइए। संक्रमण फैलाने के लिए पहने जाते हैं या संक्रमण को रोकने के लिए पहने जाते हैं, हाथों को अच्छे करने के लिए पहने जाते हैं, या उपयोग सभी? ये तीनों सही हो सकते हैं। कौन सा अपना आंसर रहेगा? जी हाँ, सेकंड ऑप्शन अपना सही रहेगा। संक्रमण को रोकने के लिए दस्ताने पहने जाते हैं। अगला है चौथा चरण, एप्रॉन, गाउन या सूट या अन्य कपड़ा। जो भी कचरा उठा रहा है वो अपने गाउन पहन के ही उन कचरों को उठाना है। इस तरह से संक्रमित प्रदूषण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए चमड़े या कपड़े का एप्रॉन, गाउन या पहनना चाहिए। जो भी कचरा उठाया जा रहा है उसमें क्या पहनना चाहिए? या तो एप्रॉन पहने या गाउन पहनना चाहिए ताकि उससे इन्फेक्शन फैले नहीं। अगला है फूट, जो जूते हैं किस प्रकार पहने जाते हैं? पैरों की सुरक्षा भी काफी अहम है। जूते पांवों की रक्षा के लिए बूट या बूट कवर अधिक फायदेमंद होते हैं। आप जो भी कचरा उठा रहे हो, बूट कपड़े हैं अच्छी तरह पहनने चाहिए। कई बार क्या होता है, कोई नुकीली जो ब्लू कलर की कंटेनर होते से निकली, अगर निडल निकली हुई है और वो उसने शूज नहीं पहन रखा, वो आर पार भी हो सकती है, आदमी की चोट भी लग सकती है, इसलिए शूज कवर और शूज पहनना चाहिए। अगला है अपना मास्क। जब कोई कर्मचारी केम्प्टरोइमा चैम्बर में काम करता है तो उन्हें मास्क पहनना चाहिए। जब उनका कचरे का वो प्रावधान कर रहा हो तो भी उनको मास्क पहनना चाहिए। सफाई और उसके उपकरण। अब क्या क्या सफाई के लिए उपकरण आपको चाहिए, जो इक्विपमेंट चाहिए वो कौन कौन से होते हैं? पहला है झाड़ू। अब झाड़ू की लंबाई 1.2 मीटर लंबी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 1.2 मीटर लंबी होनी चाहिए, ताकि सफाई कर्मियों को झाड़ू लगाने के लिए झुकना पड़े, ताकि जो उसका उपयोग कर रहा है वो अच्छी तरह से झाड़ू से साफ कर सके फर्श को। दूसरा है डस्ट फैंस। डस्ट फैंस में इसमें क्या होता है हम बता रहे हैं। इसका उपयोग कचरा उठाने में किया जाता है। ऐसे तो नहीं आप हाथों से कचरा उठाओगे, तो डस्टबिन पेंस का उपयोग करके आप इस कचरे को इकट्ठा करके डाल सकते हो। तीसरा है पोछा। यह एक प्रकार का लंबे हैंडल के साथ कपड़े का झाड़ू होता है जो फर्श की सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये लंबे का झाड़ू होता है जिससे फर्श पे पोछा मारा जाता है, ताकि इससे आराम से सावधानी से सफाई कर सके। अगला है वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर घरेलू वैक्यूम क्लीनर या औद्योगिक वैक्यूम क्लीनर कमरे के आकार के आधार पर किया जाता है। जो वैक्यूम क्लीनर है उसका कार्य क्या होता है? जो भी कोनों में कचरा रह जाता है या कोई कचरा जिससे उठाया नहीं जा सकता, तो हम वैक्यूम क्लीनर के अकॉर्डिंग हम उसको उठा सकते हैं। प्रबंधन और रखरखाव कैसे आप रख सकते हो इनको? कूड़ेदान में कैसे इनको डालना है हमने अभी गाइड में बताया था। जो आपको ये मार्क दिख रहा है, ये बायोमेडिकल वेस्ट का मार्क है। आपके जो क्वेश्चन आएंगे उसमें पूछा जाएगा कि ये चिन्ह किसका है। जो आपके 4 बाल्टियां दिखाई दे रही है उसमें एक जैसा है, चारों में निशान दिखाई दे रहा है, वो होता है बायोमेडिकल वेस्ट का निशान। कूड़ेदान यह प्रत्येक पॉइंट पर उत्पन्न कर कचरे की मात्रा का आकलन करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वे कचरा इकट्ठा किया जाता है। इनमें क्या किया जाता है? कचरे को इकट्ठा किया जाता है, कूड़ेदान के अंदर डाला जाता है। पहिए वाली ट्रॉली, इसका उपयोग हम संक्रामक कचरे को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए किया जाता है। जो भी संक्रमित कचरा है उसको एक जगह से दूसरे ले जाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? पहिए वाली ट्रॉली का उपयोग करते हैं। जैव चरण 7 उपचार। उपचार के लिए तकनीकी विकल्प जैसे चिकित्सा कचरे के उपचार के लिए 5 प्रकार की तकनीकी उपकरण या पद्धति का उपलब्ध है। जैसे आप जो उपचार कर रहे हो तो उसमें 5 प्रकार की टेक्निक्स बताई गई है जिससे आप इसका प्रावधान कर सकते हो। पहला है रासायनिक प्रक्रिया, दूसरा है ऊष्मीय प्रक्रिया, तीसरा है यांत्रिक प्रक्रिया, चौथा है विकिरण प्रक्रिया, पांचवा है जैविक प्रक्रिया के माध्यम से हम इसका उपचार कर सकते हैं। जैव चिकित्सा अपशिष्ट का पृथक्करण किन चरणों में किया जाता है? संग्रहण करके,
भंडारण करके, परिवहन करिए, उपयोग सभी। जी हाँ, हम इन सब कचरे को इकट्ठा करके, संग्रहण करके और परिवहन के माध्यम से भेज सकते हैं। तो अपना आंसर कौन सा रहेगा? उपरोक्त सभी। स्वास्थ्य कर्मियों की सेहत को खतरा। अब इनसे क्या स्वास्थ्य कर्मियों को खतरा हो सकता है? इससे बचने के लिए कैसे उपाय करना चाहिए, इसके बारे में जानेंगे। आपसी प्रबंधन की अनुचित व्यवस्था की वजह से स्वास्थ्य खतरों के साथ साथ इससे संबंधित कार्य करना भी खतरनाक हो सकता है। जो स्वास्थ्य कर्मचारी है, इनमें स्वास्थ्य खतरों से बचने के लिए अच्छा कार्य करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। संस्थानों में और संस्था के आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों में दुष्प्रभाव पड़ता है। इससे क्या हो सकता है? जो अस्पताल में कार्य कर रहे हैं स्वास्थ्य कर्मी या आसपास में रह रहे अस्पताल के रोगियों में दुष्प्रभाव पड़ सकता है। आम जनता का स्वास्थ्य भी प्रतिकूल जैविक चिकित्सा अपशिष्ट द्वारा प्रभावित हो सकता है। इससे जो जैविक चिकित्सा अपशिष्ट है, बायोमेडिकल वेस्ट के द्वारा जनता के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? कृपया हमें कमेंट्स जरूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करें। अगर आप अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें। धन्यवाद।